बजट पर कॉर्पोरेट के महारथी में आज हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस की। रक्षा क्षेत्र की तेज़ी के साथ यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, आने वाले वक्त में कंपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस की बड़ी रेंज की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर जो ऑलरेडी करती आई है उसमें और कितना इजाफा करने वाली है। देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में आई शानदार ग्रोथ और भारत की बढ़ती डिफेंस मांग से कंपनी के लिए आखिर कितने नए मौके बनेंगे, ग्रोथ का क्या आउटलुक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कंपनी के सफर पर एक नजर। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर अमित महाजन जुड़ गए हैं। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, यहाँ पर सवाल जो है आपकी करंट ऑर्डर बुक पर ही पूछना चाहती हूँ कि फ़िलहाल उसको लेकर क्या स्टैंडिंग है, इनफ्लोज किस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासतौर से अगर हम क्वार्टर की बात करें तो किसी भी तरह की नरमी इलेक्शंस के चलते यहाँ ऑर्डर बुक में आती हुई क्या देखी गई है? कविता भाई, एक तो दो चीजों पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं आपको। एक तो मुझे एक शो पर बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। शायद मुझे आपके मीडिया टीम से थोड़ा एक क्यू लेना पड़ेगा कि मेरे को भी एक एक ऐसा वीडियो बनाना जरूरी है। धन्यवाद। इतने इतने इतनी अच्छी तरह से दिखाया है पारस डिफेंस को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अ, मैं एक साइलेंट पीरियड में हूं तो मैं जी। आपको एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं दे पाऊंगा, जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन में जो भी होता है उसका मोर सो डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत कम इफेक्ट नजर आएगा, आज नहीं तो कभी भी। तो हमें हमारे ऑर्डर इनफ्लो में या फिर हमारे रेवेन्यूज में बिल्कुल भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, जिसके चलते अपने को एक आत्मनिर्भर देश बनने की जरूरत है डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, ये अपनी जरूरत है। वो भले इलेक्शन के पहले भी थी और इलेक्शन के बाद में भी होगी। जो भी नतीजे आएंगे, ये जो अपना नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है एंड प्रिपेयर्डनेस है, ये इट इज इम्यून टू व्हाट हैपेंस एट द सेंटर। सो लेकिन ये सेंटर जो है, ये गवर्नमेंट जो है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानती है और इसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आ रही है। तो एक अपना आत्मनिर्भरता रहना जरूरी है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेके एंड डिफेंस रिफॉर्म्स को लेके। जो भी हलचल चल रही है डिफेंस इंडस्ट्री में, अगर आप एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर हो तो आपको सिर्फ हंसने की जरूरत है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे दिन आगे आज तक भी आए हैं और आगे भी आने वाले। मैं बहुत ज़्यादा नतीजों पर मतलब आपके नंबर्स पे बात नहीं कर पाऊंगी, सवाल तो नहीं पूछ पाऊंगी रेवेन्यूज, एबिटा मार्जिन, आउटलुक्स वगैरह पर। लेकिन कुछ रेवेन्यू मिक्स पर मुझे सवाल पूछना है आपसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ शिफ्ट देखा गया है डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट की ओर। अब यहाँ पर ग्रोथ आउटलुक जो आप बता रहे हैं, इतनी प्रॉमिसिंग तस्वीर, वो किस लिहाज से आगे बढ़ने वाला है? कुछ अगर आप हमें आइडिया दे पाएँ।
आप अगर अपना पिछला जो भी बिजनेस चलता रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे, तो हमेशा ऑप्टिक्स एंड डिफेंस इंजीनियरिंग ये दोनों वर्टिकल जो हमारे हैं, वो हमेशा ऑलमोस्ट 50-50 चलते रहे हैं। ऑप्टिक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, डिफेंस इंजीनियरिंग थोड़ा कॉम्पिटिटिव होने की वजह से उससे थोड़ा कम प्रॉफिटेबल है। लेकिन क्या है, हम लोग अभी फ्रॉम टियर 3 से टियर 2 से लेके टियर 1.5, कोई-कोई जगह पे टियर 1, ऐसे एक प्रोडक्ट सेंट्रिक कंपनी बनने जा रहे हैं। उसके चलते हमारा जो और एक बड़ा अगर प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, और वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है पर प्रोडक्ट, ये हाई होने की वजह से कोई चीज जो Q4 में जानी थी, जो ऑप्टिक्स रिलेटेड थी, जो Q4 में जानी थी, वो Q1 में उसको जाना पड़ा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वो जो रेवेन्यू जो आपको ऑप्टिक्स में डिप नजर आ रहा है और डिफेंस इंजीनियरिंग में ज्यादा नजर आ रहा है पिछले साल, वो ये प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे आगे चलते, हमारा प्रोडक्ट मिक्स हमेशा 50-50 रहेगा, और कंपनी का हमेशा एक इच्छा रहेगी कि ऑप्टिक्स में ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड आगे अगर हम लोग फनल देखने जाए, तो हमारा फनल बहुत ही स्ट्रांग है। एंड दोनों डिफेंस इंजीनियरिंग में भी स्ट्रांग फनल है, एंड ऑप्टिक्स फॉर डिफेंस एज वेल एज ऑप्टिक्स फॉर स्पेस, ये दोनों जगह पर फनल बहुत ही तगड़ा नजर आता है। हमें जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर अब कितनी आप पेसीनेस दिखा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या कुछ नई ज्योग्राफीज़ को, और कुछ चैलेंजेस जो शायद हट गए हों जिनके बारे में आप बात कर पाएँ? एक तो जो पारस डिफेंस जो तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, गए मेरे हिसाब से 12 से 15 साल के ऊपर से हम लोग एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। वी द क्वालिटी ऑफ पारस डिफेंस प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, दिस इज वन। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो एक बिजनेसमैन के नजरिए से अगर आप देखने जाओ, तो डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ऐसे चलते मेरा फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा है, एंड एक्सपोर्ट जो भी जो नेचुरली चल रहा है वो एक्सपोर्ट चल रहा है। वी आर एक्सपोर्ट रेडी, वी आर डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये एक तरह पे है। लेकिन एक्सपोर्ट्स का योगदान अगर हमारे रेवेन्यू पे देखेंगे, तो आज 10 से 15% मैक्सिमम है। प्लान ए हमारा हमेशा से डोमेस्टिक मार्केट को केटर करना रहेगा, क्योंकि एक उधर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सेलिंग टू इंडिया, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। एंड हम मुझे एक इंडियन मैन्युफैक्चरर होने के नाते मुझे इस इंडस्ट्री में एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, जो मुझे अगर मैं एक्सपोर्ट में जाता हूं तो मुझे कॉम्पिटिटिव ट्रीटमेंट मिलता है। प्लान बी जो मेरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी होगा, जो शायद अभी कुछ सालों में होगा, बढ़ते जाएगा, वो एक्सपोर्ट मार्केट मेरा प्लान बी होगा। जब मेरा प्रोडक्ट जब भी मैं बना रहा हूँ, पूरे के पूरे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे सबमरीन पेरिस्कोप हुआ, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। जब भी इंडियन रिक्वायरमेंट उसकी खत्म हो जाएगी या फिर प्लेटो होते हुए नजर आएगी, तब मैं जाके उसको वर्ल्ड में सारे सबमरीन मैन्युफैक्चरर्स को उसको बेचने की कोशिश करूंगा। तो दैट विल बी माय प्लान बी। अमित, अब यहाँ पर हमें ये भी जानना होगा कि रिसर्च R&D पे आप बहुत स्पेंड करते हैं, तो क्या अप्रॉक्सीमेट स्पेंडिंग जो आपकी मौजूदा है उसमें किसी भी तरह का इजाफा किया जाएगा? की फोकस एरिया कहाँ कहाँ पे होंगे, कुछ बता पाएंगे आप इस पर? R&D स्पेंडिंग हमारे जैसे कंपनियों के लिए कैसे होता है कि डीआरडीओ के साथ हम लोग को डेवलपमेंट करते हैं, तो अलग से एक R&D बजट ऐसा नहीं बनता। लेकिन आप अगर देखोगे तो हमारे ऑर्डर बुक में आज डीआरडीओ सबसे नंबर 1 पर है इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्डर बुक ऑन पारस, एंड जिसके चलते ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ आवर ऑर्डर बुक इज बाय डीआरडीओ। हर एक प्रोडक्ट जो हम लोग डीआरडीओ के लिए बना रहे हैं, वो एक डेवलपमेंट नेचर का होता है, जिसके चलते अगर आप अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो, तो उसका प्रोडक्शनाइजेशन होना बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं। यही हमारे बिजनेस का फॉर्मूला रहा है। एंड आज की तारीख में वो, बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन उसका जब भी आएगा तभी बहुत बड़ा प्रोडक्शन वॉल्यूम आएगा, ये उम्मीद रखनी चाहिए हमें।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमित, धन्यवाद समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब। हमारे मार्केट एक्सपर्ट विवेक करवा से। तो विवेक, पारस डिफेंस का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ा था और साइलेंट पीरियड में रहने के बावजूद उन्होंने कुछ बहुत सारी बातें कही हैं इन टर्म्स ऑफ R&D और उनके एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर। लेकिन देखिए इस सेक्टर पर व्यू तो खैर बहुत ही बढ़िया है, हमने अच्छा खासा रन भी इतना अब देखा हुआ है। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि अब वैल्यूएशंस के लिहाज से अब ये कितना अट्रैक्टिव रह गया है, क्या और भी लेग रूम है? स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी हो रही है, बजट को लेके बहुत सारी उम्मीदें हैं। इतना ही नहीं, हम तो देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स अलग अलग NFOs भी लॉन्च कर रहे हैं इसी थीम पर, तो बहुत बजिंग है। लेकिन मेरा सवाल लेग रूम और वैल्यूएशंस पर है, क्या राय होगी आपकी? देखिए कविता, स्पेसिफिक बाई या सेल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो डिफेंस पे आज के दिन व्यू है, ये बाजार का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होकर रखा है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है कि बजट में भी आपको काफी एक्टिविटी इधर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत दुश्मनों से घिरा हुआ है इनफैक्ट, तो हमको और दुनिया भर में हम लोग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए जो डिफेंस आर्सेनल है भारत का, सरकारी आर्सेनल, वो एकदम स्ट्रांग होना है। और मुझे लग रहा है कि जो हम लोग एक जमाने में करीबन 8-10 साल पहले नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, उसके बाद में सेल्फ सफिशिएंट हुए, आज के दिन हम लोग नेट एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं डिफेंस में। तो डिफेंस एज ए स्पेस चलेगा, लेकिन ये है लंबी अवधि का नजरिया, क्योंकि लॉन्गर टर्म में, जैसे अभी पारस के मैनेजमेंट ने भी कहा था कि सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप देखो इस सेक्टर को, शुरुआत में मैंने कहा था कुछ सेक्टर्स सही में बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। हाँ, उधर पॉजिटिव ट्रेंड होने की उम्मीद है, लेकिन जो वैल्यूएशंस आज ज्यादातर ये स्टॉक्स चल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि 150 पी से लेके आपको 250 पी के बीच में ये सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। और जो ऑर्डर बुक इनका है ज्यादातर कंपनीज का, और ये ऑर्डर बुक इनफैक्ट स्टॉक प्राइस आपको अगले 3 साल के अर्निंग्स का भी फैक्टर इन कर रहा है। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आज अगर कोई डिफेंस कंपनी आप लेते हो सकता है आपको अगले 2-3 साल रिटर्न्स नहीं मिले। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लॉस होगा, लेकिन हो सकता है कि रिटर्न्स नहीं मिले, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, बजट में अगर सही में ओवर दी अबव एक्सपेक्टेशंस आता है, तो हो सकता है कि स्पेस वापस चले। लेकिन आपको दिखेगा कि अगले 3 साल का अर्निंग्स ऑलरेडी फैक्टर्ड है ना पूरे के पूरे स्पेस में। तो मैं शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, ऑन डिप्स लेना चाहूंगा डिफेंस स्पेस में। और एक और चीज है, जब भी देखिए, जब भी ज्यादातर नए नए फंड्स आते हैं एक सेक्टर में और लॉन्चेस करते हैं, तो वो होता है कि जो फ्लेवर ऑफ द मार्केट है उसी में जनरली फंड्स भी लॉन्चेस होते हैं, क्योंकि पैसा लेना इजी रहता है उस समय। तो इसके लिए वो भी एक आपको एक रेड फ्लैग समझ लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान से रहो आप शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, लंबी अवधि में आपको अगर डिप्स मिले यहाँ से 20-25% का अगर करेक्शन मिले कहीं पे भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक सारे। राइट, चलिए, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए आप डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं इस पूरे सेक्टर में। बहुत बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ विवेक के मुताबिक। और